दोस्तों नमस्कार। शुभ दीपावली। मैं हूं अमिताभ आनंद और आज बहुत दिनों के बाद एडिटोरियल लेकर आया हूं। तो देखते हैं क्या है टॉपिक आज का। परवेयर ऑफ प्रॉमिस। परवेयर का मतलब क्या होता है? परवेयर का जो मतलब होता है टू प्रोवाइड या टू फर्निश समथिंग विद समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को देने वाला। तो यहाँ क्या है? परवेयर ऑफ प्रॉमिस, यानी कि वादा करने वाले, या कह सकते हैं वादा एक तरीके से वो प्रोवाइड करने वाले, देने वाले। तो इसी के बारे में है, या आप कह सकते हैं वादा को बेचने वाले भी कह सकते हैं। तो ये मतलब कि एक प्रॉमिस है जो सरकार कर रही है लोगों से कि वो ये करेंगे, स्टिमुलस पैकेज के थ्रू ये करेंगे और वो करेंगे। लेकिन वास्तव में वो हो क्या रहा है, इकोनॉमी को कितना उससे फ़ायदा पहुंच रहा है, ये देखने वाली बात है। तो आइए देखते हैं एडिटोरियल क्या कहता है। द लेटेस्ट स्टिमुलस पैकेज takes into account the job crisis in both urban and रूरल इंडिया। ये जो लेटेस्ट, जो नवीनतम जो स्टिमुलस पैकेज है, जो प्रोत्साहन पैकेज है, टैक्स इनटू अकाउंट, ये ध्यान में रखता है इस बात को, किस बात को? द जॉब क्राइसिस इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरिया, यानी कि शहरी और ग्रामीण भारत में जो रोजगार को लेकर संकट है, उस बात को जो है यह ध्यान में रखता है। कौन? लेटेस्ट स्टिमुलस पैकेज। आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट heartening aspect of the center's latest announcement to spur the economy, a package worth over 2.65 lakh crore, is the implied realization that the economy is not yet out of the woods। यह कहा जा रहा है, ये जो सबसे ज़्यादा हर्षोल्लास या सबसे ज़्यादा खुश कर देने वाला जो पहलू है, किस चीज़ का? सेंटर्स का लेटेस्ट अनाउंसमेंट का। ये अनाउंसमेंट किस, अनाउंसमेंट समझ रहे हैं, घोषणा। ये घोषणा किस चीज़ के लिए की गई है? स्पर द इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी में तेजी लाने के लिए। और उस चीज़ का सबसे हार्टनिंग एस्पेक्ट क्या है ये? और ये जो है अनाउंसमेंट किस चीज़ का है? ये है पैकेज वर्थ ओवर 2.65 लाख करोड़, यानी कि 2,65,000 करोड़ का मतलब करोड़ से अधिक मूल्य का जो पैकेज है, उसका जो अनाउंसमेंट किया गया है सेंटर के लेटेस्ट अनाउंसमेंट में, ठीक है, उस ये इकोनॉमी को स्पर करने के लिए, इस इकोनॉमी को इकोनॉमी में तेज़ी लाने के लिए, उसका जो सबसे मतलब कि खुश कर देने वाला या दिलकश जो पहलू है वो क्या है? ये एस्पेक्ट से जुड़ गया ये, ठीक है ना। इज द इम्प्लाइड रियलाइजेशन। इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है? अंतर्निहित या निहित। रियलाइजेशन, एहसास, इस बात की समझ। दैट द इकोनॉमी इज नॉट येट आउट ऑफ द वुड्स। ये जो है आउट ऑफ द वुड्स का मतलब क्या होता है? समस्या से बाहर आ जाना। तो यहाँ कह रहा है कि इकोनॉमी जो है अब भी, उसके पहले नॉट लगा हुआ है, अब भी जो है वो समस्या से या संकट पूर्ण जो स्थिति है, परिस्थिति है, उससे बाहर नहीं आया है। ये इस बात की रियलाइजेशन है, ठीक है। इम्प्लाइड, अंतर्निहित है ये, ठीक है, इम्प्लाइड रियलाइजेशन, ठीक है। अगर ये बात होती कि इकोनॉमी इज आउट ऑफ द वुड्स, दैट मीन्स तब फिर सेंटर को जो है स्टिमुलस पैकेज घोषणा करने की आवश्यकता ही नहीं होती। तो ओवर द पास्ट मंथ, कुछ महीनों से, मतलब कि पिछले कुछ महीनों में, विथ सेवरल हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स, जिसमें जो है कई हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब कि जिसमें जो है बहुत ही ज़्यादा उछाल या मतलब उतार चढ़ाव होता है जिसमें, तो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जो हैं, संकेतक हैं जो जिसमें, उसमें दर्ज किए गए हैं क्या? अपटिक यानी कि बढ़ोतरी, ठीक है ना। जिसमें जो है मतलब कि पिछले कुछ महीनों में कई सारे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स में जो है बढ़ोतरी दर्ज किए गए हैं। और इसके साथ ही जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है, वित्त मंत्रालय जो है, उस वो क्या किए हैं? हैज़ ऑफन असर्टेड, अक्सर उन्होंने दावा किया है दैट अ सस्टेनेबल रिकवरी, एक जो है लगातार, एक सतत जो बहाली है, यानी कि इकोनॉमी में जो सुधार है, इज़ अंडरवे, वो चल रही है। हिटिंग आउट का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को,
और हीटिंग आउट के बाद एट लगता है, किसी का जब करते हैं तो हीटिंग आउट एट समबडी, हीटिंग आउट एट समथिंग, ठीक है ना। तो हीटिंग आउट एट एनालिस्ट, उन विश्लेषकों को, एनालिस्ट मतलब विश्लेषक, तो हीटिंग आउट एट एनालिस्ट हु हिंटेड, जिसने हिंट किया था, संकेत दिया था, दैट द स्पाइक, ये जो बढ़ोतरी है ये रिफ्लेक्ट करती है पेंटअप डिमांड का। पेंटअप का मतलब क्या होता है, रुकी हुई या दबी हुई जो मांग है, जो कि अभी कोरोना की वजह से जो है वो मांग सामने नहीं आ रही है, वो दबी हुई है। तो उस चीज़ को ये जो है अभी जो स्पाइक आया है इकोनॉमी में, वो स्पाइक क्या बताता है कि ये जो है एक पेंटअप डिमांड को ही रिफ्लेक्ट करता है ये, एंड कुड बी ट्रांजिएंट, और ये जो है क्षणिक हो सकता है, मतलब कि ये मतलब सस्टेनेबल नहीं हो सकता है, ये जो है ट्रांजिएंट हो सकता है, कुछ ही दिन के लिए हो सकता है। फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट, उस दृष्टिकोण से, द फ्रेश स्टिमुलस, ये जो ताज़ा जो प्रोत्साहन है, ये प्रोत्साहन पैकेज जो है, एग्जैक्टली अ मंथ आफ्टर द LTC cash voucher scheme to revive spending suggests the government has not taken its eye off the ball while purveying hope and promise। तो कहा जा रहा है कि उस दृष्टिकोण से ये जो फ्रेश स्टिमुलस है, जो कि बिल्कुल एक महीने के बाद, बिल्कुल मतलब एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल एक महीने बाद, किसके एक महीने बाद, LTC, आपको याद होगा जो LTC दिया जाता है प्रत्येक कर्मचारियों को जो है, ठीक है। तो उस LTC कैश वाउचर स्कीम में, जिसमें जो है आप अगर गए नहीं हैं तो उसका जो है कुछ अमाउंट जो आपको खर्च करने पड़ेंगे, तो स्पेंडिंग को रिवाइव करने के लिए जो सरकार जो है LTC कैश वाउचर स्कीम लाई थी एक महीना जस्ट पहले, ठीक है। उसके एक महीने बाद, एग्जैक्टली अ मंथ आफ्टर द LTC कैश वाउचर स्कीम टू रिवाइव स्पेंडिंग, यानी कि स्पेंडिंग को रिवाइव करने के लिए, खर्च को, इकोनॉमी में जो खर्च नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण इकोनॉमी में जो है एक मतलब कि स्थिरता आ गई है, तो उस चीज़ को, स्पेंडिंग को बढ़ाने के लिए, स्पेंडिंग को पुनर्जीवित करने के लिए जो LTC कैश वाउचर स्कीम लाया गया था, उसके जस्ट एक महीने के बाद, ठीक है ना, ये जो फ्रेश स्टिमुलस है, ठीक है, वो सजेस्ट करता है, ठीक है। स्टिमुलस के बाद ये जो है आपका वर्ब हो गया सजेस्ट। वो सजेस्ट क्या करता है, ये कि गवर्नमेंट जो है अपनी, मतलब हैज़ नॉट टेकन इट्स आई ऑफ द बॉल, यानी कि ये जो है टेक इट्स आई ऑफ द बॉल, ये एक फ्रेज है, यानी कि अपना ध्यान जो है किसी एक्टिविटी जो चल रही है उससे नहीं हटाया गया, मतलब उसमें कोई चूक नहीं की गई है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट जो है उसने कोई भी अपना ध्यान जो है मतलब बिल्कुल नहीं हटाया है, वाइल परवेइंग होप एंड प्रॉमिस, ठीक है ना। जब ये जो है, वाइल मतलब कि जब, ठीक है, या दौरान कह भी सकते हैं, वाइल परवेइंग, परवेइंग मतलब देना, ठीक है। होप, होप में नहीं, आशा और वादे, ठीक है। तो आशा और वादा जो है आप जब दे रहे होते हैं, तो ये जो फ्रेश स्टिमुलस है वो सजेस्ट करता है कि गवर्नमेंट जो है इन बातों से अपना ध्यान बिल्कुल नहीं हटाया है। दैट द पैकेज, अब देखिए आपको कितना बार कहा है कि ये जो दैट से शुरू होता है, ये दैट जो है ये पूरे इसके बाद आने वाले जो क्लॉज हैं उस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है भाई, ठीक है। अब ये पूरा क्लॉज को पढ़ लीजिए, द पैकेज टैक्स कॉग्निजेंस ऑफ इंडियाज जॉब्स क्राइसिस, ये जो है पैकेज में ये संज्ञान लेता है, यानी कि ये ध्यान देता है किस पर, इंडिया का जॉब क्राइसिस, यानी कि भारत में जो रोजगार से संबंधित जो संकट है उस चीज़ का संज्ञान लिया जा रहा है इस पैकेज में। और इस पैकेज में मांग की गई है या चाहा गया है, मतलब कि ये 6 मतलब चाहना भी होता है, प्रयास करना भी होता है और मांग करना भी होता है। तो यहाँ पर हम चाहें मतलब चाहने के सेंस में, और ये जो इस पैकेज में चाहा गया है कि ये जो है रिससिटेट, ठीक है ना। रिससिटेट का मतलब होता है रिवाइव करना, किसी चीज़ को पुनर्जीवित करना, टू ब्रिंग बैक समथिंग, ठीक है। तो ये जो है 6 टू रिससिटेट द कंस्ट्रक्शन सेक्टर यानी कि निर्माण क्षेत्र को जो है फिर से पुनर्जीवित करने की एक प्रयास है, एक चाहना है इस पैकेज में। और ये जो दैट है ना, अब उसके बाद आपको ये बताया जा रहा है, ये जो दो आपका ये आप देख रहे हैं,
इस चीज़ का मतलब होता है ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर क्या होता है, ये लार्जेस्ट जॉब क्रिएटर होता है, ठीक है ना, मतलब सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट करने वाला सेक्टर है ये, ठीक है। और इस पैकेज में ये कोशिश की गई है, या ये मतलब कि एक तरीके से इंडिया का जॉब क्राइसिस को का संज्ञान लिया गया है और चाहा गया है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को पुनर्जीवित किया जाए, जो कि लार्जेस्ट जॉब क्रिएटर होता है। और यह यहाँ तक का जो आपका ये है क्लॉज है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है दैट बॉट्सवेल, और ये जो है अच्छा संकेत देता है। मतलब कि बॉट्स का मतलब होता है किसी चीज़ का भविष्यवाणी करना, किसी चीज़ के बारे में संकेत देना। अब यहाँ पर बॉट्स इल अगर रहता तो खराब संकेत देना, बॉट्स वेल मतलब हो जाता है अच्छा संकेत देना, किसी चीज़ के बारे में अच्छा मतलब कि भविष्यवाणी होना। आगे बढ़ते हैं। पहला 1, it acknowledges the spate of job losses in formal sector and rural districts as the pandemic and lockdowns hit home। पहली बात क्या है कि यह जो है ये पैकेज में जो है ये स्वीकार की जाती है द स्पेट का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ, ये आप कह सकते हैं बौछार भी कह सकते हैं, बाढ़ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो स्पेट ऑफ जॉब लॉसेस इन द फॉर्मल सेक्टर, औपचारिक क्षेत्रों में, जो औपचारिक क्षेत्र होते हैं, एक फॉर्मल सेक्टर होता है, एक इनफॉर्मल सेक्टर होता है। इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा नौकरी होती है, फॉर्मल सेक्टर में कुछ कम होती है, मतलब बहुत कम होती है। तो फॉर्मल सेक्टर जैसे आप कह सकते हैं जो कंपनीज होते हैं या सरकारी नौकरी होते हैं वो फॉर्मल सेक्टर में आते हैं। तो फॉर्मल सेक्टर में जो जॉब लॉसेस जो हुआ है, यानी कि रोजगार का जो नुकसान हुआ है, उसका एक बौछार देखा गया है, उस बात को स्वीकार किया गया है। एक मतलब कि लार्ज नंबर, बहुत ही ज़्यादा जो रोजगार का नुकसान है उस चीज़ को ये स्वीकार करता है। और क्या, रूरल डिस्ट्रेस को, यानी कि एक ग्रामीण संकट को, ठीक है, उस चीज़ को स्वीकार करता है ये इसमें, ठीक है। क्योंकि एज द पैंडेमिक एंड लॉकडाउन्स, क्योंकि ये जो पैंडेमिक है महामारी और उसके बाद जो लॉकडाउन्स हुए हैं, हिट होम का मतलब होता है टू बिकम अंडरस्टूड कंप्लीटली, या अंडरस्टूड ही रखें आप, मतलब किसी चीज़ को पूरी तरह से उसका रियलाइज़ करना, उसको समझा जाना, ठीक है ना। क्योंकि जब पैंडेमिक और लॉकडाउन्स को पूरी तरह से समझा गया, ठीक है, तब इसने जो है इस बात को स्वीकार किया कि फॉर्मल सेक्टर में जो है बहुत ही ज़्यादा रोजगार का नुकसान हुआ है। और क्या इसने स्वीकार किया है, रूरल डिस्ट्रेस, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है एक संकट देखी जा रही है, एक तनाव देखा जा रहा है, ठीक है ना। सेकेंड, दूसरी बात क्या है, बाय पुशिंग अर्बन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है ना, यानी कि पुशिंग मतलब आगे बढ़ाना, ठीक है ना। अर्बन शहरी हाउसिंग प्रोजेक्ट, जो हाउसिंग मतलब कि घर की जो परियोजना होती है उसको आगे बढ़ाकर, इंट्रोड्यूसिंग टैक्स शॉप्स, यानी कि टैक्स से संबंधित जो लालच कह सकते हैं या राहत कह सकते हैं उसको लाकर, जिससे कि मदद की जा सके प्राइमरी सेल्स करने में। ये किस चीज़ का प्राइमरी सेल्स करना है, अनसोल्ड यूनिट्स, जो ऐसे यूनिट्स जो बिके नहीं है, ठीक है ना, अनसोल्ड यूनिट्स वर्थ अप टू 2 करोड़ रुपीज़, ठीक है ना, जो 2 करोड़ मूल्य तक के, ठीक है ना, जो 2 करोड़ रुपये के मतलब कि मूल्य तक के जो अनसोल्ड यूनिट्स हैं उसको प्राइमरी सेल्स मतलब प्राथमिक रूप से उसकी बिक्री करने के लिए, उसमें मदद करने के लिए क्या कर रहे हैं, एक टैक्स शॉप्स लेके आ रहे हैं, एक तरीके से राहत दे रहे हैं आप। और क्या है, एंड फ्रीइंग अप, और एक तरीके से फ्री कर रहे हैं, फ्री अप मतलब फ्री अप करना मतलब कि मुक्त करना कैपिटल रिक्वायरमेंट्स का, टू बीड फॉर पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि जो सार्वजनिक अनुबंध होते हैं उसमें बोली लगाने के, टू बीड मतलब बोली लगाने के लिए जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती है ना, उसको एक तरीके से आप कुछ उसमें एक छूट देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ जो है, पहला क्या है, हाउसिंग अर्बन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को मतलब कि इंकरेज करके या पुश करके, फिर जो है दूसरा क्या है, अनसोल्ड यूनिट्स जो कि 2 करोड़ के लगभग का होता है, उसको प्राइमरी सेल्स को मदद करने के लिए आप एक टैक्स शॉप्स लाते हैं। और तीसरा क्या है, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जो होती है
जिससे कि पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स में आप बोली लगा सकें, उसको जरा सा मुक्त करके उसमें कुछ छूट लाकर, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ करके क्या हो रहा है, देयर इज डिमॉन्स्ट्रेशन, ये एक प्रदर्शन है किस चीज़ का, ऑफ अ कमिटमेंट। कमिटमेंट जो है सरकार की एक कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है, क्या करना, टू गेट द मैक्सिमम बैंग, यानी कि बैंग का मतलब होता है एक तो जोर से किसी चीज़ में मारना, जोर जोर से आवाज़ करना, बैंग बैंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सफलता कहिए आप, टू मैक्सिमम बैंग फॉर ईच प्रेसियस फिस्कल रूपी बाय फोकसिंग ऑन अ सेक्टर विथ मल्टीप्लायर इफेक्ट्स। यानी कि कहा जा रहा है ये जो है एक प्रदर्शन है कमिटमेंट का, प्रतिबद्धता का। ये प्रतिबद्धता किस चीज़ के लिए है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सफलता हासिल कर सकें, एक तरीके से टू गेट द मैक्सिमम बैंग फॉर ईच प्रेसियस फिस्कल रूपी। जो सरकार जो है, जो प्रेसियस मतलब कि मूल्यवान जो फिस्कल राजस्व जो रुपी है, ठीक है, उसको जो खर्च कर रही है उसको लेकर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है सरकार चाहती है कि वो मैक्सिमम बैंग मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सफलता हासिल कर सके। कैसे, तो बाय फोकसिंग ऑन अ सेक्टर, यानी कि सेक्टर पर ध्यान देकर, विथ मल्टीप्लायर इफेक्ट्स, जिसमें जो है मल्टीप्लायर इफेक्ट्स हो, यानी कि इसका जो इफेक्ट्स हो, इसका जो प्रभाव है वो बड़ा मल्टीप्लायर हो। मान लो कि 1 रुपया खर्च कर रहा है तो उसका दुगुना है या चौगुना है, तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट्स होगा उसका। अपार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल जॉब्स, कहा जा रहा है ये जो फॉर्मल औपचारिक जो है और अनौपचारिक जो रोजगार है उसको सृजित करने के अलावे, ये अपार्ट फ्रॉम अलावे, दिस वुड ड्राइव अप, ये जो है बढ़ा देगा, ये जो है बढ़ा देगा, क्या बढ़ाएगा, डिमांड फॉर स्टील सीमेंट एंड अदर मटेरियल्स, ये जो है स्टील सीमेंट और अदर मटेरियल्स के डिमांड को भी बढ़ाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। While some sectors have been lifted with the rising tide of demand, pent up or otherwise, following the unlocking in September and October, employment intensive retail, hospitality and tourism remain battered. कहा जा रहा है हालांकि, यानी कि ये जो है आपको ये कंजंक्शन है जो कि आपको बता रहा है कि एक हाउएवर के सेंस में, यानी कि हालांकि यानी कि आप कहा जा रहा है एक सेंटेंस जो होगा पॉजिटिव होगा तो एक सेंटेंस नेगेटिव होगा, या एक सेंटेंस नेगेटिव है तो एक दूसरा जो है पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो वाइल सम सेक्टर्स, कुछ सेक्टर्स जो हैं, कुछ क्षेत्र जो हैं, हैव बीन लिफ्टेड, वो उसे उठाए गए हैं, उठे हैं कैसे, विद द राइजिंग टाइड ऑफ डिमांड, ये जो बढ़ता हुआ टाइड ऑफ डिमांड है ना, एक कह सकते हैं लहर, एक ज्वार, टाइड मतलब ज्वार होता है, लहर होता है, डिमांड मतलब मांग का जो एक बढ़ता हुआ लहर है, ठीक है ना, उसके वजह से जो है कुछ सेक्टर्स उठे हैं, ठीक है। ये डिमांड जो है चाहे वो पेंटअप हो या फिर कोई अन्य हो, अदरवाइज पेंटअप मतलब दबा हुआ डिमांड हो या फिर कुछ और हो, ठीक है। फॉलोइंग द, ये किसके बाद, फॉलोइंग मतलब आफ्टर, फॉलोइंग द अनलॉकिंग, यानी कि जब अनलॉकिंग किया गया था सितंबर में और अक्टूबर में, उसके बाद कुछ सेक्टर्स जो हैं वो उठे हैं या उसे उठाए गए हैं। कैसे उठाए गए हैं, तो राइजिंग टाइड ऑफ डिमांड से, ठीक है ना। लेकिन दूसरा वाक्य शुरू हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, कॉमा के बाद, एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव रिटेल। एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव रिटेल का क्या मतलब हुआ, रिटेल जो क्षेत्र है जहाँ फुटकर विक्रेता जिसको कहते हैं, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी कि जहाँ पर रोजगार काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव मतलब गहन, ठीक है ना। तो गहन यहाँ नहीं समझिए, यहाँ समझिए कि वैसा क्षेत्र या रिटेल वाला ऐसा क्षेत्र जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की बहुत आवश्यकता होती है। आप कहते हैं ना एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर या कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर, वैसा सेक्टर जहाँ पर कैपिटल की बहुत ज़रूरत होती है, वैसा सेक्टर जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो यहाँ कहने का जो मतलब है कि कुछ सेक्टर्स तो उठ गए हैं राइजिंग टाइड ऑफ डिमांड की वजह से, ठीक है ना, क्योंकि सितंबर और अक्टूबर में अनलॉक किया गया था। तो लेकिन दूसरा वाक्य क्या है कि एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव जो रिटेल है, ठीक है ना, जिसमें एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है, तो वो रिटेल सेक्टर जो है, या फिर हॉस्पिटैलिटी यानी कि जो होटल वगैरह जो हो गया, एंड टूरिज़्म, और टूरिज़्म जो जान ही रहे हैं, ठीक है, वो जो है वो सेक्टर क्या है, रिमेन बैटर्ड, वो जो है बुरी तरह से पस्त है, बुरी तरह से प्रभावित है, अभी भी पड़ी हुई है, ठीक है ना, प्रभावित पड़ी हुई है। बैटर मतलब हीट, ठीक है,
देयरफॉर इट इज़ इंक्रीजिंग, इसीलिए देयरफॉर में इसलिए ये काफ़ी उत्साहजनक है कि दैट मीडियम साइज्ड फर्म्स, जो मध्यम आकार के जो कंपनीज हैं, इन 26 सच स्ट्रेस सेक्टर्स, इस प्रकार के 26 जो संकटग्रस्त या जो दबाव में जो सेक्टर्स हैं, जो क्षेत्र हैं, उसमें जो मीडियम साइज्ड फर्म्स हैं, जो मीडियम साइज के जो कंपनी हैं, और साथ ही साथ एज वेल एज साथ ही साथ हेल्थ केयर सेक्टर जो है, उसको क्या किया गया, हैव बीन ब्रॉट अंडर इन सेक्टर्स को जो है, ठीक है, कि मीडियम साइज की जो फर्म्स हैं 26 स्ट्रेस सेक्टर्स में, और साथ ही साथ हेल्थ केयर को भी जो है उसको लाया गया है। किसके तहत लाया गया है? इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम, एक आपातकालीन ऋण योजना के तहत, जिसमें जो है आपातकालीन स्थिति में जो है उसको जल्द से जल्द ऋण मुहैया की जा सके, पैसे उपलब्ध करवाए जा सके, तो उसके तहत जो है ये लाया गया है इन 26 सेक्टरों में, जो मीडियम साइज फर्म्स हैं उनके लिए और हेल्थ केयर के लिए, जो कि ओरिजिनली जो मूल रूप से जो है ये रेस्ट्रिक्टेड होता है किसके लिए? एमएसएमई के लिए, मतलब ये सीमित होता है एमएसएमई के लिए, वो इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम, जो कि अब किसके तहत, मतलब कि किसको लाया गया? 26 स्ट्रेस सेक्टर्स जो हैं उसके तहत, जो मतलब मीडियम साइज फर्म्स हैं उनके लिए भी लाया गया और हेल्थ केयर के लिए भी लाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट 2.05 लाख करोड़ ऑफ द 3 लाख करोड़ स्कीम आउटले हैज़ ऑलरेडी बीन सैंक्शन, यहाँ तक देख लेते हैं। लेकिन ये जो है 2.05 लाख करोड़ जो है आपका 3 लाख करोड़ का, ठीक है, स्कीम का, ये जो 3 लाख करोड़ का स्कीम का, जिसमें जो है 2.05 लाख करोड़ जो है आउटले मतलब जो खर्च है, मतलब ये एक तरीके से एक्सपेंडिचर जो है, हैज़ ऑलरेडी बीन सैंक्शन, इसकी पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। ठीक है ना। इसलिए एडिशनल एलोकेशन यानी कि अतिरिक्त आवंटन जो है मे बी नीडेड, वो ज़रूरत हो सकती है। ठीक है, मे बी नीडेड, ज़रूरत हो सकती है अतिरिक्त आवंटन की, फॉर न्यू बेनिफिशियरीज, नए बेनिफिशियरीज के लिए। ठीक है ना, जो नए जो लाभान्वित लोग होंगे या जो सेक्टर होंगे उनके लिए। स्टिमुली जो है, स्टिमुलस का जो है ये प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, मतलब प्रोत्साहन जो पैकेज होता है, तो ये जो स्टिमुली है, जैसे आप कह सकते हैं 1.46 लाख करोड़, ठीक है ना, एज इंटेंसिव, एक प्रोत्साहन के रूप में। इंटेंसिव मतलब किसी चीज़ को आप कर रहे हैं तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए जो आप देते हैं पैसे, ठीक है ना, जैसे आपके यहाँ एम्प्लॉय है कोई और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको इंसेंटिव देते हैं ताकि वो और अच्छा काम कर सके। तो स्टिमुली जो है, ये जो प्रोत्साहन पैकेज है 1.46 लाख करोड़ का, एक इंसेंटिव के रूप में किसके लिए? फॉर डोमेस्टिक यानी कि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण, इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है ना, इन 10 सेक्टर्स, 10 सेक्टरों में। ठीक है ना, विल टेक ईयर्स, वो सालों लगेंगे, टू प्ले आउट, होने में। ठीक है ना, प्ले आउट का मतलब होता है टू हैपन। ठीक है ना, तो इस टाइप का जितने भी 1.46 लाख करोड़ का जो स्टिमुली है, ठीक है ना, मतलब कि वो जो रूप में स्टिमुली के रूप में जो दिया गया है इंसेंटिव्स के रूप में, ठीक है ना, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट के लिए 10 सेक्टरों में, 10 क्षेत्रों में, इसमें ये चीज़ होने में जो है कई साल लगेंगे। विल टेक ईयर्स टू प्ले आउट, टर्मिंग 900 crore rupees outlay for COVID-19 vaccine research as stimulus is somewhat disingenuous। कहा रहा है कि 900 करोड़ रुपये का जो खर्च है, ठीक है ना, कोविड-19 वैक्सीन रिसर्च के लिए, ठीक है ना, कोविड-19 वैक्सीन रिसर्च के लिए जो 900 करोड़ रुपये का खर्च है, उसको कहना कि यह जो है, टर्मिंग मतलब करार देना या कहना या उसको बताना कि यह जो है एक स्टिमुलस है, ये क्या, ये अपने आप में जो है ये कुछ हद तक ये डिसइंजेनुअस है, मतलब बेईमानी है, डिसऑनेस्ट है, स्लाइटली डिसऑनेस्ट। ठीक है ना, ये अपने आप में बेईमानी है। ठीक है, एज, क्योंकि इट शुड हैव बीन मेड इन एनी केस, क्योंकि ये किसी भी हालत में जो है इसे किया ही जाना चाहिए था। ठीक है ना, इट शुड हैव बीन मेड, ये किया ही जाना चाहिए था इन एनी केस, किसी भी हालत में। आउटकम्स, जो नतीजे हैं, ये जो परिणाम है, इन टर्म्स ऑफ न्यू जॉब्स, जो नए जॉब्स के संबंध में जो ये परिणाम है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ न्यू जॉब्स,
या फिर मेंटेनिंग जॉब्स इन स्ट्रेस सेक्टर्स, या फिर जो संकटग्रस्त क्षेत्र हैं उसमें जॉब्स को यानी कि रोजगार को बरकरार रखना, या फिर नए जॉब्स के संबंध में जो नतीजे हैं विल रिलाई, वो जो है डिपेंड करेगा, मतलब कि निर्भर करेगा किस चीज़ पर, क्रिएटिंग डिमांड फॉर विच देयर इज लिटिल डायरेक्ट पुश, वो जो है निर्भर करेगा डिमांड को निर्माण करने में, मतलब कि मांग का निर्माण करने पर, जिसके लिए जो है न के बराबर, मतलब कि डायरेक्ट पुश है, मतलब प्रत्यक्ष जो एक तरीके से आप इंकरेजमेंट है, उसका जो प्रोत्साहन है वो बिल्कुल न के बराबर है। देयर इज लिटिल, लिटिल का मतलब होता है नो, ठीक है ना, तो देयर इज लिटिल डायरेक्ट पुश, जिसके लिए कोई भी एक डायरेक्ट पुश नहीं लाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, कि हम जो है उसके लिए डिमांड क्रिएट करें। तो ये जो कहा जा रहा है नए जो जॉब्स के संबंध में, या फिर आप स्ट्रेस सेक्टर्स में जॉब्स को मेंटेन करने के संबंध में जो नतीजे हैं वो बिल्कुल क्या करेगा, रिलाई करेगा, मतलब निर्भर करेगा किस चीज़ पर, कि डिमांड को कैसे आप क्रिएट करते हैं, जिसके लिए कोई भी जो है सरकार की तरफ से या किसी भी की तरफ, मतलब कोई भी तरफ से जो है कोई डायरेक्ट पुश नहीं आया है, ठीक है ना। इट इज़ जेनरस ऑफ द गवर्नमेंट, ये बड़ा उदारता है सरकार की, ठीक है ना। टू फुट, फुट का मतलब होता है पे करना, ठीक है ना, उसका भुगतान करना। टू फुट, जैसे फुट द बिल, टू फुट पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन वर्थ 24% ऑफ सैलरी फॉर 2 years फॉर पीपल गेटिंग जॉब्स बिटवीन अक्टूबर एंड जून। कहा जा रहा है कि ये बड़ा उदारता है सरकार की, कि वो जो है पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि लगभग 24% जो सैलरी का होगा, ठीक है ना, यानी कि सैलरी का 24% के लगभग या मूल्य का पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है वो पे करेगी, सरकार पे करेगी 2 सालों के लिए, आगे आगामी 2 सालों के लिए, उन लोगों के लिए जो जिनको मिल रही है जॉब्स या जिनको मिली है जॉब्स बिटवीन अक्टूबर एंड जून में, ठीक है ना। बट इट इज़ नॉट एनफ, लेकिन यह जो है एनफ नहीं है, ये जो है पर्याप्त नहीं है। टू नज, नज का मतलब पुश करना, हल्का सा पुश करना या किसी को प्रेरित करना, तो ये जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि पर्याप्त नहीं है। ये टू प्रेरित करना मतलब कि किसी फर्म्स को, किसी कंपनीज को प्रेरित करने के लिए ये पर्याप्त नहीं है कि वो हायर करे, इनटू हायरिंग, ठीक है, नज फर्म्स इनटू हायरिंग, इनटू लगता है उसके बाद, तो जस्ट बिकॉज, क्योंकि जो है दे गेट एन एम्प्लॉय एट अबाउट 3/4 ऑफ सैलरी कॉस्ट, यानी कि जो सैलरी देना है, मान लो 100 रुपये देना है तो अब हम 75 रुपये ही दे रहे हैं उसको, तो जैसे कि 24% इसने जो है गवर्नमेंट जो है 2 साल के लिए जो कंट्रीब्यूशन देगी, ठीक है, तो इस वजह से जो है केवल हम कि एम्प्लॉय हमें मिल जाएगी, मतलब कंपनी को जस्ट सैलरी कॉस्ट के 3/4 में, यानी कि 75% में, जो कि क्योंकि ये जो है लगभग 24 या 25% जो है कंट्रीब्यूट कर रही है सरकार, ठीक है, तो ये अपने आप में मतलब एनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है कि आप फर्म को जो है इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दे या हायर करे, ठीक है। अनलेस, अनलेस मतलब इफ़ नॉट देयर इज़ अ फोर्सेबल डिमांड पिकअप, कि यदि कोई फोर्सेबल मतलब कि देखे जाने योग्य या देखे जाने वाले, देखे जाने लायक अगर डिमांड पिकअप नहीं होता है, मतलब कि मांग में बढ़ोतरी नहीं होती है, तो ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल होगा कि फर्म्स को आप प्रेरित करें कि वो हायर करें, ठीक है ना। तो केवल ये अपने आप में 24% का जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पीएफ कंट्रीब्यूशन, ये अपने आप में काफ़ी नहीं है, ठीक है। फ्यूचर मेजर्स, यानी कि भविष्य का जो आप उपाय जो हैं जो किए जाएंगे, शुड बी सिंपलर, वो बहुत ही आसान होना चाहिए, बहुत सिंपल होना चाहिए, मतलब कि पहले जितना सिंपल था उससे ज़्यादा सिंपलर होना चाहिए, विथ ए टेम्पलेट फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टू स्केल अप और डाउन डिपेंडिंग ऑन द इन्फेक्शन ट्रेंड, यानी कि जिसमें जो है इन्फेक्शन ट्रेंड को देखते हुए, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन द इन्फेक्शन ट्रेंड, इस पे मतलब कि जो महामारी का जो ट्रेंड जो प्रवृत्ति है, कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है, तो उसको देखते हुए जो है आप जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो आर्थिक गतिविधि में जो मतलब कि बढ़ोतरी होती है या फिर वो घटता है, उसके साथ उसके लिए एक नमूना, एक टेम्पलेट होना चाहिए, ठीक है ना। फ्यूचर मेजर्स जो है वो सिंपलर होना चाहिए, जिसमें एक नमूना साथ में होना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए, जब वो बढ़े या फिर घटे, ये डिपेंड करता है किस चीज़ पर, इन्फेक्शन ट्रेंड पर। दिस वुड हेल्प फर्म्स प्लान ऑपरेशंस विदाउट वरिंग अबाउट द नेक्स्ट ऑफिशियल डिक्टेट अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ये जो है मदद करेगी उन कंपनियों को
प्लान करने में यानी कि योजना बनाने में अपने ऑपरेशंस का बिना चिंता किए हुए, किसके बारे में, अगला जो आधिकारिक आदेश है उसके बारे में चिंता किए बिना, जो कि अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट यानी कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट होता है, ठीक है ना, उसके तहत जो सरकारी आदेश जो आती है या आधिकारिक आदेश जो आती है अगला, उसके बारे में बिना चिंता किए हुए ये मदद करेगी कंपनियों को अपना ऑपरेशंस प्लान करने में। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल में। धन्यवाद।